हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईपीओ की बाढ़ सी आई हुई है और एक के बाद एक कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। तो इसी सीरीज में एक और कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है और वो कंपनी है हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आज हम इस वीडियो में हिरनबा आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको आईपीओ के डिटेल्स के अलावा कंपनी का बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे कंपनी है, इनका कॉम्पिटिटर कौन है, इनके स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी का, रिस्क क्या एसोसिएटेड है कंपनी से, इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इस आईपीओ का, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब आइए हम देखते हैं आईपीओ से रिलेटेड पूरे डिटेल्स। सबसे पहले हम कंपनी और इसके बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कंपनी है हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो क्रॉप प्रोटेक्शन रिलेटेड केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है एंड मार्केटिंग भी करती है। ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में, वापी गुजरात में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। हालांकि जो इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, ये अपने मैन्युफैक्चरिंग जो केमिकल बनाती है उसके मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए इनका पूरे ऑल ओवर द कंट्री इनका प्रेजेंस है। एंड न केवल ये क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल के अलावा इनका पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ सॉल्यूशंस भी इन बनाती है। इनके पेस्टिसाइड्स जो रेंज है अगर वो देखा जाए तो जो पेस्ट कंट्रोल में बेसिकली आते हैं वो है इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स। अगर मैं इनका बिजनेस लाइन देख लूँ, वो देखते हैं एक बार बिजनेस लाइन जो है, तो ये है टेक्निकल्स जो बनाती है और मैन्युफैक्चर करती है एंड बल्क में डोमेस्टिक कंपनी को बेचती है। इसके अलावा जो इनके जो टेक्निकल्स जो ये बनाती है वो इसको बल्क में आउटसाइड ऑफ द कंट्री यानी एक्सपोर्ट भी करती है दूसरे दूसरे देशों में। थर्ड जो इनका बिजनेस लाइन है वो फॉर्मुलेशंस। सो फॉर्मुलेशंस भी ये बनाती हैं और सेल करती है, जो इनका अपना खुद का काफ़ी सारा ब्रांड है उस एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसा है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उसके थ्रू ये पूरे कंट्री में उसको सेल भी करती हैं। इसके अलावा जो इनका फॉर्मुलेशंस है वो बाहर की कंट्री में भी एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक हेल्थ टेंडर्स होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के, जो जनरल इंसेक्ट कंट्रोल से रिलेटेड केमिकल के लिए, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती है एंड उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करके वो सेल करती है। जो पेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं उनको ये बेचती है। तो ये जो है इनका मेन 5 बिजनेस लाइन है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इनके जो टेक्निकल्स हैं। तो ये जो कंपनी ने 18 टेक्निकल्स इंडिया में इन्होंने रजिस्टर करके रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के अलावा। इसके अलावा 167 फॉर्मुलेशंस भी इन्होंने रजिस्टर करके रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के लिए इंडिया में। ये तो इंडिया की बात हुई। अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर के कंट्री के लिए भी इन्होंने 93 टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस को रजिस्टर करके रखा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के लिए। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इनका जो है रजिस्ट्रेशन, इनके टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं संख्या में अगर देखा जाए तो। अगर देखें FY21 में कंपनी ने करीब 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। और वो कंट्रीज कौन कौन से हैं ये देखिए, लैटिन अमेरिका में किया है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हिरनबा इंडस्ट्रीज के जो नेटवर्क है वो 9400 डीलर्स हैं इनके एंड करीब 21 डेपो हैं एंड इनका जो प्रेजेंस है कंट्री में 16 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में जो है इनका ये डीलर नेटवर्क पूरे कंट्री में फैला हुआ है, ये 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में। अब इसके प्रमोटर्स कौन है? इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो हैं सदाशिव के शेट्टी एंड रघुराम के शेट्टी। तो ये दो जो हैं कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी होल्डिंग अभी देख लेते हैं, जो अभी प्री इशू होल्डिंग है यानी कि आईपीओ से आने के पहले की जो इनकी होल्डिंग है वो 98.1% है, जबकि आईपीओ आने के बाद जो इनकी होल्डिंग हो रह जाएगी वो हो जाएगी 74.1%, यानी कि 24% जो इनका जो होल्डिंग है वो पब्लिक इशू के लिए ओपन हो जाएगा। अब देख लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। तो आईपीओ जो ये पूरा प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है आईपीओ का वो रखा है 626 टू 627 रुपीज़। तो हम जो अप्लाई करेंगे 627 रुपीज़ पे अप्लाई करेंगे। इसमें से अगर देखा जाए तो ये टोटल आईपीओ जो साइज है वो 625 करोड़ का है।
इसमें से 60 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू करने वाले हैं, एंड OFS जो है यानी ऑफर फॉर सेल्स करीब 564 करोड़ के लगभग है। तो ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो टोटल जो आएगा IPO का साइज आएगा 625 करोड़ आएगा। एंड ऑफर्स फॉर सेल कितने हैं, तो यानी 90,15,000 शेयर जो है इनके OFS में जाएंगे। अब बिड जो है, बिड कितने का करना है, तो बिड जो हमें करना है वो मिनिमम लॉट साइज है 23 शेयर्स का एक लॉट साइज है। फेस वैल्यू जो है इसका वो 10 पर शेयर है, एंड 35% जो है वो रिटेल के लिए अलोकेट होंगे, जबकि 50% जो होते हैं वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बोलते हैं उनके लिए वो रिजर्व होते हैं। इसकी जो लिस्टिंग होगी वो NSE एंड BSE दोनों पर होगी लिस्टिंग। अब इसका जो डेट है, तो ये जो डेट ओपन होने वाला है वो IPO का 23 फेब से ये ओपन हो जाएगा, एंड IPO का जो क्लोज डेट है वो 25 फेब है। तो 3 दिन आपको मिलेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, एंड जो अलॉटमेंट होगी इसकी वो करीब 2 मार्च को एक टेंटेटिव डेट टाइम लाइन है, तो 2 मार्च को जो अलॉटमेंट हो जाएगी, एंड जिनके पैसे रिफंड होने, यानी कि जिनको नहीं मिली है या आपने जितने अप्लाई किए थे उसमें से जो बैलेंस है वो आपको रिफंड हो जाएगी 3 मार्च को, एंड जिनको ये अलॉट हो गई है ये शेयर, उनको 4 मार्च को उनके डीमेट में वो क्रेडिट हो जाएगी। जबकि इसकी जो लिस्टिंग होगी IPO पे, वो IPO की जो लिस्टिंग होगी इनकी जो मार्केट में वो होगी 5 मार्च को लिस्टिंग होगी। तो ये जो इनका टाइम लाइन है। अब जो इनका लॉट साइज जो मैंने आपको पहले बताया, तो 23 का जो लॉट साइज रहेगा वो मिनिमम यानी कि 15,000 के लगभग जो हमें जो एक बेसिक रहता है उतना हमें अप्लाई करना पड़ता है IPO में। तो टोटल जो आएगी वो 23 लॉट के हिसाब से जो आएगी इनके प्राइस रेंज के हिसाब से, तो वो 14,421 रुपये, यानी मिनिमम इतना हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें 2 लाख के अंदर ही अप्लाई करना होता है। तो 2 लाख जो इनके प्राइस के हिसाब से आ रही है 1,87,000 आ रही है, एंड यानी 299 शेयर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लॉट आएगा 13 लॉट्स आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स है एंड लॉट साइज है जो हमें मालूम होने चाहिए, आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा कंपनी का हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कैसा है कंपनी का। तो ये रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन, ये 4 फैक्टर पे हम देख लेते हैं। तो FY18 में जो इनकी रेवेन्यू थी 750 करोड़ थी, एंड ये देखिए ग्रोथ दिख रहा है। FY19 में ग्रोथ हुई अच्छी खासी, FY20 में थोड़ी डीप हुई, एंड FY21 में अभी जो H1 हुई है इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बिकॉज 6 महीनों में अभी ये 3rd क्वार्टर का इनका रिजल्ट नहीं आया। तो FY21 यानी सितंबर का जो परफॉर्मेंस के अनुसार 619 करोड़ इन्होंने अभी ही जनरेट कर लिया रेवेन्यू। तो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। अगर आगे के 6 महीने में अगर इनका हम डबल भी अगर एक अनुमान लगा लें तो 1238 करोड़ जो अब तक का हाईएस्ट रहेगा अगर रेवेन्यू देखा जाए तो। अगर एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस इनका हालांकि FY19 में बढ़ा था काफ़ी, बट FY20 में थोड़ा कंट्रोल किया, जिसके कारण जो इनका नेट प्रॉफिट जो है आप देखोगे तो 47 करोड़ जो था FY18 में, एंड 75 करोड़ रहा FY19 में, ये 97 करोड़ पहुंच गई FY20 में। आप देखोगे तो यहाँ रेवेन्यू गिरी है लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट बढ़ी है आपकी। वो क्यों बढ़ी, बिकॉज यहाँ इन्होंने एक्सपेंसेस में कंट्रोल किए हैं, जिसके कारण इनके नेट प्रॉफिट बढ़ी है। एंड ये साल भी आप देखोगे तो ये साल में अब तक इनका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी 66 करोड़ हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट उन्होंने FY21 में जो पहली छमाही है उसमें दिखाया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की बात करें तो FY18 में 6.3% थी इनकी मार्जिन प्रॉफिट की, एंड FY19 में 7.5%, और ये देखिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ इन्होंने दिखाया FY20 में 10.1% इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन रही। एंड FY21 में तो इन्होंने अभी भी 10.7% ऑलरेडी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन अभी दिख रही है। तो अगर देखा जाए फाइनेंशियल इनका बहुत ही अच्छा लग रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी अच्छी दिख रही है, ग्रोथ उसमें दिख रही है। तो कहा जा सकता है कि अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है हिरनबे का। अब इनका जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन देखा जाए, जो इनका रेवेन्यू आता है, जो 5 जो वर्टिकल्स जो हमने बताए थे, तो हर एक वर्टिकल्स में इनका बिजनेस लाइन में देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसा रहा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन। तो इनका जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स ऑफ टेक्निकल्स, यानी कि जो टेक्निकल्स बनाते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कंपनीज को जो ये बल्क में सेल करते हैं, उसका FY18 में जो परसेंटेज था इनका रेवेन्यू का वो 26.35% था, जो कि 19 में 33% हो गया, एंड FY20 में वो 31.64% हो गया। टेक्निकल एक्सपोर्ट्स में अगर देखें तो 40% से 36.48% हो गया FY20 में।
अगर सेलिंग ऑफ ब्रांडेड फॉर्मुलेशन यानी डोमेस्टिक मार्केट में जो फॉर्मुलेशन ये सेल करते हैं उसमें भी आप देखोगे तो 22% पहले था FY18 में, एंड अभी ये 12.67% हो गई है। अगर फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 8.96% से 12.83% हुआ है। ये जो है ये बढ़ा है। यहाँ पब्लिक हेल्थ की जब बात करें तो वह 1.90 से 6.37% हो गया है। तो पब्लिक हेल्थ एंड फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट में आप देख रहे हो ग्रोथ दिख रहा है, बट इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इनका जो है ये कम हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है कि चूंकि इनका कंट्रीब्यूशन ये दोनों का बढ़ गया है, इसलिए इनका जो परसेंटेज शेयर जो है वो रिड्यूस हो गया। हालांकि ये नहीं कह सकते इनका रेवेन्यू कम हुआ है, इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है, बिकॉज जो नीचे के दो प्रोडक्ट लाइन है उनका बढ़ा है। तो ये तो थे इनके बिजनेस कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू। अब इनके कंपटीशन पे भी नजर डाल लेते हैं, जो इनके पीयर कॉम्पिटिटर हैं। तो हेरेनबा इंडस्ट्रीज के जो कॉम्पिटिटर है वो रैलिस इंडिया है, सुमितोमो केमिकल इंडिया, भारत रसायन एक बड़ी कंपनी है, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। तो ये जो इनके कॉम्पिटिटर है, आप देखें तो फेस वैल्यू हर एक का 10 ही है। अगर आप EPS देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो जो भारत रसायन का वो सबसे ज़्यादा 371 रुपीज़ है, बट उसके बाद जो सेकंड में आप देखेंगे तो हिरैनबा का ही है 25.03 जो इनका EPS है अभी दिख रहा है, जबकि रैलिस का 9.51, सुमितोमो 4.1, 8.77 जो है पंजाब केमिकल्स का है। तो आप देखो तो इनसे काफ़ी ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है इनका EPS। अगर रिटर्न ऑन नेट वर्थ अगर देखा जाए तो आप देखो तो हिरैनबा का जो है वो 30.47% है, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। पंजाब केमिकल्स का 11%, भारत रसायन का भी 27.94% है, सुमितोमो 16.75%, रैलिस इंडिया 13.1%। तो ये अपर हैंड यहाँ पे दिख रहा है हिरैनबा का। अगर NAV की बात किया जाए, नेट एसेट वैल्यू की बात किया जाए, तो भारत रसायन का जो है 1327 रुपीज़ है नेट एसेट वैल्यू, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर नज़र आ रही है वो हिरैनबा ही आ रही है, 82.14 है। बाकी सब जो है आप रैलिस देख लिए, इनसे नीचे है, सुमितोमो नीचे है, पंजाब केमिकल्स भी थोड़ा सा नीचे ही है। तो अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें कॉम्पिटिटर का, तो भारत रसायन जो दिख रही है, लीडर दिख रही है, उसके बाद जो हमें नज़र आ रही है वो हिरैनबा ही आ रही है। बट हिरैनबा जो है वो RONW में भी वो बेटर है भारत रसायन से अगर देखा जाए तो। अब अगर हम IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है कि इस कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ क्या है, उनके रिस्क क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का? जो स्ट्रेंथ है वो है जो कंपनी का प्रेजेंस है, इनके जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है, काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। जैसे हमने बताया आपको कि ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं फॉर्मुलेशंस एंड टेक्निकल्स, तो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं। तो काफ़ी बड़ा इनका रेंज है, प्रोडक्ट रेंज, जो हमने आपको पहले बताया भी। सेकंड जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र आ रही है, इनके जो रजिस्ट्रेशन है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 93 टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशन जो है इनके एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड है, जबकि इंडिया में ही इनके बहुत जो 167 फॉर्मुलेशंस इनके ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। तो इंडिया के अलावा जो इनका रीच है वो ग्लोबल एरिना में भी है। थर्ड जो है मुझे स्ट्रेंथ जो नज़र आ रही है कंपनी की, वो है इनका बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 9400 डीलर्स इनके हैं एंड 21 डेपो है, जो प्रेजेंस है 16 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में। तो किसी भी आप प्रोडक्ट्स के लिए नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, और इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ जो है इनके जो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, इंडिया में भी हैं, विदेश में भी हैं। इंडिया में भी छोटे जो हैं इनके कस्टमर है, इसके अलावा बल्क कस्टमर्स भी हैं जिनको ये बेचते हैं। अगर देखा जाए जो इनके बड़े कस्टमर हैं वो करीब करीब इनके बिजनेस के 20% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो इनके 10 क्लाइंट्स है वो 20% ऑफ इनके बिजनेस में उनका कंट्रीब्यूशन है। फिफ्थ मुझे नज़र आ रहा है जो इनके प्रमोटर्स है, मैनेजमेंट टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छा इनका करीब करीब 3 दशकों का जो इनका एक्सपीरियंस है, 25 ईयर से ज़्यादा एग्रोकेमिकल सेक्टर में। तो वो जो है वो कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। तो ये जो है ये स्ट्रेंथ है। अब कंपनी का हम रिस्क भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है कंपनी के साथ।
तो अगर रिस्क देख लें तो कंपनी के साथ कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स हैं जो कंपनी से रिलेटेड हैं और प्रमोटर से भी रिलेटेड है एंड कुछ डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो ये है थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है जो इम्पैक्ट कर सकता है इनके बिजनेस को एंड ऑपरेशंस को एंड फाइनेंशियल्स को भी। सेकंड है जो कंपनी जो बेच रही है अपने प्रोडक्ट जो बेचती है, इनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं कंपनी का अपने कस्टमर के साथ, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल कंपनी हो चाहे जो इनके छोटे छोटे जो कस्टमर हैं उनके साथ इनका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। ये बेच रहे हैं इनका ठीक है क्लाइंट बेस है, बट एक होता है ना कि हम किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगले 3-5 साल तक मैं आपको सप्लाई करता रहूँगा या मैं आपको सेल करता रहूँगा। उसी तरह से रॉ मटेरियल में भी जो इनके सप्लायर्स हैं उनके साथ भी इनका जो है वो एग्रीमेंट नहीं है लॉन्ग टर्म का। तो अगर सप्लायर ने बीच में किसी कारणवश अगर उन्होंने रॉ मटेरियल की सप्लाई रोक दी तो इनका बिजनेस बहुत ही बैडली इम्पैक्ट होगा, जो कि मुझे लगता है कंपनी को ध्यान देना चाहिए इस पर। थर्ड है रॉ मटेरियल जो है उसमें भी काफ़ी इनका रॉ मटेरियल्स काफ़ी महत्व रखता है। इनके जो टोटल एक्सपेंसेज में काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो गई एंड अगर सप्लाई कम हो गई तो इनके बिजनेस पे एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। ये जो कुछ रिस्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ, मुझे लग रहा है कि कंपनी सिंस उनका जो कंपनी में काफ़ी सारे जो टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस बनाते हैं उनके लिए उनको रेलेवेंट अथॉरिटी से कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग के लिए वो अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर किसी भी बिजनेस में किसी भी इनके फॉर्मुलेशन टेक्निकल में अगर ऐसा हो गया कि उनको वो अप्रूवल नहीं मिली आगे जाकर, तो उनके बिजनेस को ये बहुत ही बैडली इम्पैक्ट करेगा, बिजनेस को भी और साथ में साथ ऑपरेशंस को भी। तो ये जो है कुछ रिस्क एसोसिएटेड हैं जो कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट ये बताना ज़रूरी है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस आईपीओ में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ये अच्छी है बिकॉज एग्री इंडस्ट्री से रिलेटेड है एंड आप जानते हैं हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है एंड एग्री बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है गवर्नमेंट का भी। अगर आप किसी भी बजट को उठाकर देख लो तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर को डेडिकेट होती है। तो इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो ये अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर भी नहीं है इस इंडस्ट्री में एंड आपको हमेशा क्रॉप के लिए आपको हमेशा जो पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती ही है। बिना पेस्टिसाइड्स के आजकल क्रॉप में अदरवाइज क्रॉप खराब हो सकता है, तो लोग फार्मर्स जो है यूज करेंगे। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो ईयर ऑन ईयर हमने आपको दिखाया कि ग्रोथ दिख रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। एवरी ईयर आप देखोगे तो 6.7% जो थी FY18 में वो अभी 10% पहुंच गई है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है और बढ़ रही है। अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो इनका जो EPS है अभी 25 है, तो काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशन पे जो इन्होंने ये लाया IPO 625 यानी आप करोगे तो 25 जो इनका EPS है 25 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो तो 625 आएगा। जबकि अगर इंडस्ट्री की देखा जाए EPS तो वो 61 है इनके EPS इंडस्ट्री के। तो आप देखो तो वहाँ से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये वैल्यूएशन हुआ है। इनका जो IPO का प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 627 रुपीज़। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज के दिन में ये करीब करीब ₹220 चल रही है, यानी कि 40% एबव चल रही है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी का फिलहाल ये स्थिति है। आगे हो सकता है और बढ़े, बट ये कहा नहीं जा सकता, हो सकता है नीचे भी गिरे। तो ये काफ़ी रिस्की होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, बट अभी जो फिलहाल जो बज़ है वो अच्छा दिख रहा है इस IPO का। तो 40% काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है और भी बढ़े। तो हम कह सकते हैं कि इस IPO के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हम 35 to 40% एज पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है उसके अनुसार जो लिस्टिंग गेन हो सकती है वो 35 to 40% हो सकती है। ये एक अनुमान है, ये कोई गारंटी नहीं है बिकॉज हो सकता है काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हो सकता है लिस्टिंग के टाइम पे कुछ और हो जाए बिकॉज जो इक्विटी मार्केट जो है जो स्टॉक मार्केट है वो सेंटिमेंट्स जो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ जो सराउंडिंग्स रहती है उस पर भी डिपेंड करती है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा निगेटिव ना हो इकोनॉमी में या इनके इंडस्ट्री से रिलेटेड तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 35 to 40% हमें गेन मिलने वाला है। तो इसमें हम जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए, बट डिसीजन बिल्कुल आपका है। आप अपना खुद का भी रिसर्च
कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अच्छी तरह से ठोक बजाकर ही इसमें अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज पैसे आपके हैं, रिस्क एसोसिएट होती है पैसे के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले इसके डिटेल्स के बारे में। आप चाहें तो जाकर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं कि आप इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके मेरे वीडियो के ज़रिए। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।